पत्नी की मृत्यु के बाद रमेश जी बहुत अकेले हो गए थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका इकलौता बेटा राहुल और बहू मीनाक्षी इंदौर से मेरठ आए हुए थे। 13वीं की रस्में निपटते ही राहुल बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत भिड़ाने लगा। वो बोला, पापा आप भी हमारे साथ इंदौर चलिए। बहू मीनाक्षी ने भी उन्हें साथ चलने के लिए कहा तो दिया, लेकिन उसका दिल यह सोच सोच कर आधा हो रहा था कि इंदौर में उनका 3 कमरों का फ्लैट है, उसमें पापा को भी रखना एक बड़ी समस्या होगी। मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उन दोनों की जान में जान आई। लेकिन पापा तो बीमार हैं, वे अकेले कैसे रहेंगे? मीनाक्षी के प्रश्न ने राहुल को सोचने पर विवश कर दिया। अचानक उसे ननिहाल की रजनी मौसी की याद आई, जो विधवा थी। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके भाई भाभी ने भी उनकी खोज खबर नहीं ली, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर के वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। राहुल ने ननिहाल में एक फ़ोन किया और 2 दिन के अंदर ही रजनी मौसी अपनी बेटी के साथ मेरठ हाजिर हो गई। जर्जर शरीर, अंदर को धसी हुई आंखें वाली रजनी मौसी का चेहरा नौकरी मिल जाने की खुशी में चमक रहा था। वे लगभग 40 साल की मेहनती औरत थी। बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी। रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना दवा और देखभाल आप ही करेंगी। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन मेहरी कर ही लेगी। पगार कितनी लेंगी बता दीजिए। मीनाक्षी ने पूछा। मौसी भी कह रही हैं और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हैं। हम माँ बेटी को रहने खाने का ठौर मिल गया, और क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। यह सुनकर मीनाक्षी चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना अच्छा। राहुल के चेहरे पर भी संतोष था। उनका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, लेकिन वो असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू और बच्चे सब जा रहे थे। मीनाक्षी ने धीरे से राहुल के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर और दूसरे कीमती सामान रखे हैं। बैंक लॉकर में भी मम्मी के काफ़ी जेवर रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, तो हमें उनकी चाबियां ले लेनी चाहिए। पापा अलमारी और लॉकर की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा। राहुल मुस्कुराकर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर राहुल मीनाक्षी इंदौर रवाना हो गए। इंदौर में भी वे पापा घर, अलमारी, बैंक के रूप, जेवरों और प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर मेरठ रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में यह उनका दूसरा चक्कर था। वहां पहुंचते ही राहुल और मीनाक्षी ने देखा कि घर के बाहर लॉन बिल्कुल साफ सुथरा था। सारे पौधों में पानी डाला गया था। कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर रजनी मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, अंदर आइए। कुछ ही देर में मिठाई और पानी लिए वो फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। उनकी बेटी ने चाय बनाने से पहले बताया, बड़े साहब अभी सो रहे हैं। मीनाक्षी ने माँ बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे, बाल भी सुंदर तरीके से सिर थे। रजनी ने चूड़ियों में टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया, मीनाक्षी फुसफुसाई। भूखे नंगे लोगों को सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते पापा के जागने का इंतजार करते रहे। पापा को देखकर उन्हें और हैरानी हुई। वे पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सेहतमंद लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पापा अब सीधे तनकर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गए। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए। अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा, अकेले कहाँ रजनी है, उसकी बेटी सरला है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा मैं उसे पढ़ा दिया करता हूँ, वो पढ़ने में काफ़ी तेज है। पापा सरला का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए।
रजनी मौसी सबके साथ चाय नाश्ते के बाद रात के खाने की तैयारी में जुट गईं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राहुल और मीनाक्षी असंतुष्ट मुख मुद्रा में बैठे थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब तो पापा को इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही। रात को पापा सीरियल देखते हुए रजनी से उसके बारे में पूछताछ करते खूब हंसते रहे। सरला से पढ़ाई के बारे में बातें भी करते रहे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना बहुत कम मिर्च मसाले का था, पर बहुत स्वादिष्ट था। रजनी मौसी एक एक गरम रोटी आग्रह कर खिलाती रहीं। अंत में खीर परोसी गई। पापा संतुष्ट और खुश थे। राहुल और मीनाक्षी संदेह भरी नजरों से रजनी को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा रजनी और सरला से करते पापा कई बार बेटे बहू की मौजूदगी में भूल गए थे। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय राहुल मीनाक्षी से बोला, अगर हम इसी समय पापा को अपने साथ ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी में इतना इन्वॉल्व न होते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट्टे कट्टे हैं, खुश हैं। वहाँ 3 कमरों के डब्बे में कहाँ एडजस्ट करते हम इन्हें। मीनाक्षी के ऐसा कहने पर राहुल झल्लाकर बोला, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। अब क्या करोगे तुम? अरे तुम ही कहती थी ना, इस बंगले को बेचकर इंदौर में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाओगी और बाकी रुपए बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है। इस पर राहुल कुछ सोचते हुए बोला, अब पापा प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनके मरने के इंतजार में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। ऐसा करते हैं, उन्हें इंदौर ले चलते हैं। जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूँगी। मीनाक्षी बोली। उसे सास की अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। उसे उन्हें देखने भालने की बेहद इच्छा थी, लेकिन सासू माँ के रहते वो इच्छा कभी पूरी नहीं हुई और अब भी हालात उनके अनुकूल ही थे। अगले दिन दोनों ने रजनी मौसी का स्वभाव देखा। नाश्ता खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, पापा के हाथ पैरों और सिर की जैतून से घंटों तक मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर असीम सुख शांति छाई रहती थी। फिर गुनगुने पानी से स्नान, जिसमें मौसी उनकी मदद करती थी। फिर उनका हल्का नाश्ता करना, यानी चपाती, सब्जी, ताज़ा मट्ठा आदि। लेकिन रजनी मौसी ने राहुल मीनाक्षी के लिए अलग से देसी घी का हलवा और पोहा बनाया था। सबने मज़े लेकर खाया। राहुल समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वो उनकी इतनी सेवा कभी नहीं कर सकता था। तब भी हिम्मत जुटाकर उनसे शब्दों द्वारा पापा को बांधने की कोशिश की। पापा, आप हमारे यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ इंदौर चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। रजनी यहाँ काम करती है, मैं उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, मेरे आने से तुम लोगों को मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ। राहुल ने तुरंत कहा। पापा ने जवाब दिया, बिल्कुल बनवाओ। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता। अगर आप हम लोगों के साथ चलकर रहते, मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो। पापा की कहने पर राहुल बोला, लेकिन पापा 2 घरों की देखभाल, उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने के बाद राहुल बेचैन होकर बोला, कम से कम अलमारी और लॉकर की चाबी ही दे दीजिए। मीनाक्षी अपने साथ मम्मी के गहने और कपड़े ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों का अभाव तो नहीं है। कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार करो। राहुल मीनाक्षी मायूस होकर इंदौर वापस लौट गए। रास्ते में मीनाक्षी बोली, पापा, कहीं रजनी मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा है? राहुल को मीनाक्षी की बातें इस तरह ही लगी, लेकिन वो चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही मेरठ पहुंच गए। वहां रजनी को माँ की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देखकर उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से रजनी मौसी का शरीर भर गया था। वे सुंदर लग रही थीं। उनकी बेटी भी अच्छी शिक्षा दीक्षा और रहन सहन के कारण संप्रात परिवार सी लग रही थी।
आप में बड़ा परिवर्तन आया है रजनी मौसी, राहुल बोला। उस वक्त पापा वहाँ नहीं थे। कैसा परिवर्तन बेटा? वैसे ही तो हूँ, रजनी ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम घर वाली ज़्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाए। हम तो मालिक की सेवा में प्राण एक कीर देते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। रजनी मौसी ने उनके घिनौने आरोप को भी अपनी विनम्रता से ढकने की कोशिश की। यह सुनकर राहुल और मीनाक्षी के ईर्ष्या संदेह से जलते मन को तनिक राहत मिली। लेकिन पापा राहुल के स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा, बाप की मौत के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही बेचैन हुआ जा रहा है। राहुल कैसे कहता? कमजोर कुमलाए पापा को रजनी मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ और सेहतमंद करती जा रही थी। सो दूर दूर तक उनकी मौत के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी बाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही वो उनसे सारी संपत्ति हथियाना चाहता था, पर पापा के अड़ियल रवैये से वो सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। राहुल अपनी असलियत पर उतर आया। पापा, कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? अगर ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही पापा की बोलती बंद हो गई। वो हक्के बक्के अपने इकलौते बेटे का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना बेटा कहते मुझे शर्म आ रही है। एक निस्वार्थ औरत जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, तूने उसे गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को भी शर्मसार किया। अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। ऐसे बेटे से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर राहुल की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वो इंदौर लौट गए। फिर 1 साल तक उसने मेरठ का रुख नहीं किया। रजनी मौसी खुद फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। राहुल एक दिन के लिए आया जरूर, लेकिन कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज एनेस्थीसिया दी गई थी, सो पापा से भेंट नहीं हो पाई। ऑपरेशन के बाद राहुल अगले ही दिन वापस लौट आया। उसका एक वकील दोस्त था, मनीष। उसने और रजनी मौसी ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की। राहुल निश्चित भी था, चूँकि मनीष पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए राहुल उससे संपर्क बनाए रखता था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पापा फिर बिस्तर से नहीं उठ पाए। वे बिस्तर के ही होकर रह गए। रजनी और मनीष ने राहुल मीनाक्षी को आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य कामों में बिजी होने का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और तब राहुल पत्नी व बच्चों सहित तुरंत मेरठ पहुंच गया। वहां पिता के पार्थिव शरीर को देखकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग रजनी मौसी की बढ़िया प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वो घर का सदस्य भी नहीं कर सकता था। लेकिन राहुल कुछ सुन नहीं सकता था। एक अजीब सा भाव उसके दिल, दिमाग और शरीर पर छाया हुआ था। एक अधिकार भाव, और अब सब कुछ मेरा है। मैं इस घर, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस सबका मालिक हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं है। अब तो जो इच्छा हो वो मैं करूँगा। कोई डांट डपट, कोई आदेश, कोई अवज्ञा नहीं। राहुल को लगा कि वो सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को सत्ता सुख हमेशा ऐसे ही आनंदित करता है जब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं बल्कि संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी टेढ़ी नज़र रजनी मौसी पर पड़ी। उसने धीरे से लेकिन जहर भरे स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक पल भी यहाँ देखना नहीं चाहता। इस तरह राहुल के पिता की मृतदेह
की मौजूदगी में ही रजनी मौसी का पत्ता काट दिया, जिसने उसके और मीनाक्षी के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था। मनीष ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने इशारों से उसे चुप करा दिया। वो अंतिम संस्कार से पहले किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता था। रजनी चुपचाप बैठी रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद राहुल की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर वो समाज के सम्राट लोगों के बीच बैठा इन दुनिया की बातें करता रहा। उन सबके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वो मनीष से अपने पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और रजनी मसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मनीष ने उसे समझाया, राहुल रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस औरत के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृकर्ज चढ़ गया है। लेकिन रजनी मौसी ने तो तुम्हारे पिताजी की इतनी सेवा की, तो कम से कम 13वीं की रस्म। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी न मुझे मिलेगी न बच्चों को स्कूल से, पर उसके पहले मैं घर ला कर के जाऊंगा। लाकर से गहने निकलवा लूँगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूँगा, घर अलमारी के कीमती सामान सब ठिकाने लगा दूँगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते राहुल। अच्छा, अब भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिताजी की वसीयत। उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे कहा था कि मैं अपनी वसीयत उनकी 13वीं वाले दिन पढ़ूं, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है कि यह घर वे रजनी मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को दान कर गए हैं। सो बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लाकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। इतना सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विस्मय से मुंह खोले मनीष को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता राहुल। तुमने उन पर एक बूढ़े व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका पश्चाताप तुम्हें करना ही होगा। इतना कहकर मनीष चुप हो गया और नफरत भरी नजरों से राहुल की ओर देखते हुए वहां से चला गया। अब राहुल में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो सिसक कर रोती रजनी के सामने अपनी नजरें उठा सके। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।